औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब पेश है। और सबसे पहले मीडिया हज़रात की खिदमत में शुक्रिया अदा करते हैं कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्ना अशरा करगिल की तरफ से जो लद्दाख की कुछ इश्यूज़ है उसके ऊपर बात करने के लिए आप लोगों को यहाँ दावत दी है, ताकि हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं, बाकी जो हमारे सियासी ज़िम्मेदारान हैं, और हमारे पब्लिक को इन चीज़ों और इन इश्यूज़ के साथ इन्फॉर्म करने और उनको राबिता रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बरगुज़ार हुआ है। तो मैं जनाब सज्जाद करगिली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकी जो तफसीलात है वो आप पेश फरमाएँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों ने इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे इश्यूज़ खित्ते लद्दाख में, मुल्क भर में और जमीयतुल उलमा में की तरफ से भी बहुत सारे चीज़ों पे जो काम हो रहे हैं, उन सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने मुख्तसरन कुछ नुकात बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये इल्म में है कि जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने इस साल एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है, अल हिमालया ग्रीन मिशन एंड रिसर्च सेंटर, जो तश्कील दे करके एक 1 लाख मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो शुरू किया है और जिसका दूसरा फेज़ कल शुरू हुआ है और तकरीबन 8 फेसेस पे ये जो प्लांटेशन है वो जारी रहेगी। और इस वक्त यूटी इंतज़ामिया की तरफ से बिलखुसूस हमारी डिस्ट्रिक्ट करगिल के वर्दी डिप्टी कमिश्नर जनाब श्रीकांत बाला साहब सुसे और जो दीगर ज़िम्मेदारान हमारे एसएसपी साहब, ब्रिगेडियर साहब, आर्मी, बीआरओ, पुलिस, सब की तरफ से और प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से भी इस मिशन में जो है वो सब एकजुट होकर कलेक्टिवली हम इस प्लांटेशन ड्राइव को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ये जो 8 फेसेस पे प्लांटेशन होने जा रही है, ये प्लांटेशन जो है सक्सेसफुली अपने अंजाम को पहुंचेगी। और ये मैं समझता हूँ कि खित्ते लद्दाख की और बिलखुसूस करगिल की तारीख में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और एक बहुत बड़ा विजन के साथ इस इनिशिएटिव को हमारे सदर मोहतरम जनाब शेख नाज़रुल महदी मोहम्मदी साहब ने इस विजन को लेकर के कि लद्दाख को कैसे हम एक सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली रीजन बनाएं, उसकी तरफ ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया है। तो ये एक मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से अपील करूंगा करगिल के हर फर्द को कि वो इस नोबल कॉज का हिस्सा बने, इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने। दूसरा अहम इशू है, आप लोगों को मालूम है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त एक जो बहुत बड़ा मसला छिड़ा हुआ है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ है। जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया ने इससे पहले भी जो है अपने मौक़िफ़ इस बारे में साफ़ किया है। एक बार फिर आप मीडिया के ज़रिए से हम ये कह देना चाहते हैं कि ये जो वक़्फ़ का मसला है ये प्योरली एक रिलीजियस मामला है, एक मजहबी मामला है। इसमें किसी किस्म की मुदाखलत हमें काबिल कबूल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। हम इस को जो है वो बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। इस तरह के कवानीन जो हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत करते हो, हमारे कानून के तरफ से जो दिए गए हुकूक है उसका वायलेशन हो। इस सिलसिले में मुल्क भर में जो उलमाए किराम, जो हमारे जो मुसलमानों की लीडरशिप या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कलेक्टिवली इस वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल भी शामिल है। और हम भी चाहते हैं कि ये फिल फॉर इस बिल को जो एक्ट इन्होंने पास किया है इसको वापस लिया जाए और हिंदुस्तान के संविधान का और कॉन्स्टिट्यूशन की जो पासदारी है वो की जानी चाहिए। और इस तरीके से जिस तरीके से इसमें बहुत सारे नकाइस हैं, ख़ासकर गैर मुसलमानों को इसमें जगह दिया जाना, फिर उनकी मुदाखलत करना, फिर कलेक्टर को ये ज़िम्मेदारी दिया जाना कि वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करे कि वक़्फ़ है कि नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है, हम इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं लद्दाख के इश्यूज़ की तरफ। लद्दाख में इस वक्त
बहुत बड़ा बहरान लद्दाख के अवाम फेस कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो डॉक्टर पवन कोतवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज की तरफ तवज्जो दिलाई। मैं आज जब लिस्ट बनाने लगा कि कितने इश्यूज पे हम बात करें, तो मुझे लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके लिए बहुत कम पड़ जाएगी और एक किताब लिखनी पड़ेगी हमें कि लद्दाख के कितने इश्यूज हैं। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि इस वक्त खासकर लद्दाख के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एक बहुत संगीन सूरत हाल से दो चार हैं। जब से यूटी बनी है तब से एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। डोमिसाइल का मसला दरपेश हुआ है। डोमिसाइल के मसले में एपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अभी हाल ही में मीटिंग करके ये साफ किया है कि 1999 को जो है वो कट ईयर या डेट रख करके डोमिसाइल दिया जाए और जल्द अज जल्द ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाना चाहिए। लद्दाख के लोग डोमिसाइल के मामले को लेकर बहुत हसास है, और हसास भी क्यों ना हूं। आप देखें कि पिछले दिनों ये न्यूज़ आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों के अंदर 83,742 नॉन लोकल्स को, जो नॉन जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको डोमिसाइल दिया गया है। तो ये एक दरवाज़ा जब खुल जाता है, बाहर के लोगों को डोमिसाइल मिल जाता है, तो ये हमारे इस रीजन के लिए जहाँ की आबादी बहुत कम है, हमारे लिए बहुत अलार्मिंग ये कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो लिहाजा हम लोग सब यूनानिमसली हमारा पूरा कलेक्टिव ये स्टैंड है कि 1989 को जो है वो मान करके हमें डोमिसाइल इशू किया जाए और लद्दाख में जल्द अज जल्द रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि शुरू किया जाए। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं, अभी हम देख रहे थे कि लद्दाख के अंदर तकरीबन, लद्दाख की हम जहाँ तक बात करें तो हमने बहुत सारे इश्यूज में यहाँ देख रहा था, तो हमने देखा कि तकरीबन हम ये देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान भर में सर्वे हुआ है 2024 में, तो उस सर्वे के अंदर लद्दाख चौथे नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में आता है। यानी यूपी भी हमारे से बेहतर है, बिहार भी हमारे से बेहतर है। ऐसे स्टेट्स जो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां जो है कह रहे हैं कि जहां कहा जाता है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन उन तमाम जो स्टेट्स है, अगर हम उधर का रेशो निकालते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो लद्दाख हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट के रेशो पे आता है। टॉप 10 में लद्दाख शामिल होता है। तो ये किसका फेलियर है? ये फेलियर जो है वो बिल्कुल इंतजामिया का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। सरकार को इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हुआ है उसमें लक्षद्वीप पहले नंबर पर है, अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पर है, जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर है और उसके बाद लद्दाख जो है वो चौथे नंबर पर है। तो सरकार को इस अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी हमें फ़ोन करके बताया बहुत सारी चीज़ें। हम जब लोगों को पता चला कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो बहुत सारे इश्यूज हमारे जो कंसर्न लोगों ने जो है वो अपने अपने इश्यूज बताए। हालांकि अभी हमारे वर्दी कोटवाल साहब ने ये भी बताया था कि हम जो है कुछ हिंदी और उर्दू टीचर्स जो है उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक जो है तकरीबन 500-600 के करीब बताया जा रहा है कि उस टीचर्स को अभी तक जो है उनका ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और ये इसमें इतना डिले हो रहा है, जबकि फरवरी में इनका जो है वो ये नोटिफिकेशन आया था और ये अब तक जो है उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और जो नया ज्वाइनिंग हो रहा है होने जा रही है उसके बारे में भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनका जो सिलेबस है वो कबल अज़ वक़्त मंजराम पे लाया जाना चाहिए और पैटर्न कैसा होगा एग्ज़ाम का ये भी उनको बता दिया जाना चाहिए। अभी मैं लिस्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि जीआई टैग का इशू है। हमारे यहाँ जो रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, तुर्तु खानू रोड है। हालांकि ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा था 1 साल के अंदर ये रोड बन जाएगा, अभी तक उसका अता पता नहीं है। करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक एमआरआई का वादा हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया था, वो एमआरआई अभी तक जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है और उसमें
कहाँ रुकावट है वो सरकार को बताना चाहिए। कारगिल एयरपोर्ट का मसला है। एयरपोर्ट अभी मैं हाल ही में एक रिटायर आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर से दिल्ली में मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि 60s में उन्होंने कारगिल एयरपोर्ट पे जहाज उतारा है, और वो बता रहे थे उस वक्त वहाँ जो है रनवे भी ठीक से नहीं बना था, लेकिन मैंने वहां जहाज उतारा है। और उनका यह भी कहना था कि कारगिल एयरपोर्ट फिजिबल एयरपोर्ट है, जहां आप रात में जहाज उतार सकते हैं, दिन में जहाज उतार सकते हैं, जहां बारिश के टाइम जहाज उतार सकते हैं। ये उनके अल्फाज थे जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। और C-130 C-17 जैसे जहाज जो है यहाँ उतरे हैं, तो क्या वजह है कि यहाँ 70 सीटर 80 सीटर का जहाज नहीं उतर पा रहा है? सिविल एयर कनेक्टिविटी की बात तक नहीं हो रही है, और 2 बार उड़ान स्कीम में ऐलान होने के बावजूद भी अब तक कारगिल एयरपोर्ट को फंक्शनल नहीं किया गया है। ये किसका फेलियर है, ये बताना चाहिए। इससे बहुत बड़ा कारगिल के लोगों को ये लगता है कि उनके साथ पूरा का पूरा खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उसके साथ हम देखते हैं कि जब यूटी बनी तो हमें कहा गया है कि पैसा हमारे पास बहुत है, बजट हमारे पास बहुत है, और अब हम देखते हैं कि यहाँ बजट कट्स जो हो रहा है, इस साल जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में 90 करोड़ जो है उसका कटौती हुआ है, और एक रेजोल्यूशन भी कौंसिल की तरफ से पास किया गया है। हम बिल्कुल इस मामले में जो है हमारे हिल काउंसिल के साथ खड़े हैं जमीयतुल उलमा, और हम चाहते हैं कि ये जो कटौती हुई है बजट की, ये बिल्कुल इस कटौती को फुल किया जाना चाहिए। और ये कटौती जो है हुई है वो जो है ये नाइंसाफी है लद्दाख के लोगों के साथ, करगिल के लोगों के साथ, ये ज्यादती है, ये खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे लैंग्वेजेस का मसला उठा है, और करगिल के अवाम ने, यहाँ की लीडरशिप ने यूनानिमसली यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें पुर्गी, बल्ती, शिना, ये इन लैंग्वेजेस को भी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल करने की बात की है। तो मैं उम्मीद करूंगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रुकावट न बने। और हालांकि बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब हम बात कर रहे थे वहाँ MHA में, तो हमारे एडवाइजर साहब ने कहा कि भाई पुर्गी जुबान जो है वो लैंग्वेज नहीं है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान था। लद्दाख की मेजॉरिटी इसको लैंग्वेज समझ के जो है वो बोलते हैं, और बल्ती को लैंग्वेज समझ के बोली जाती है, शिना को लैंग्वेज समझ के बोली जाती है, और पूरा खित्ता इस लैंग्वेज को बोलने वाला खित्ता है। और आप जो है वो एक बगैर ना कोई ऐसी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो आप पुर्गी, बल्ती और शिना लैंग्वेजेस को भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल कीजिए। बाकी आप जिस लैंग्वेज को जो नाम दे के शामिल करना चाहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हाँ, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमें इख्तलाफ है, उसकी एग्जिस्टेंस से हमें इख्तलाफ है, लेकिन अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई उसको अपनी ज़ुबान मानता है या समझता है, तो वो हमें कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, तीसरी एक चीज़ है जो हमारी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी का मसला जो है अभी तक पेचीदा है, हल नहीं हुआ है। लद्दाख के लोगों को ये नहीं पता है कि ये यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। क्योंकि फिलहाल तक तो हम इसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी मान रहे हैं, क्योंकि ना इसका स्टेटस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, ना इसका स्टेटस जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का है। और इसमें भी हमने देखा है पिछले 2 साल से ये यूनिवर्सिटी विदाउट रजिस्ट्रार है, यहाँ रजिस्ट्रार नहीं है। और हम ये भी देख रहे थे कि लद्दाखी जो है वो कोई पोजीशंस नहीं रखता है इन पोस्ट्स में, इन 2 पोस्ट्स में, एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, दूसरा ऑफिसर रजिस्ट्रार के पोजीशन पे। तो हम चाहते हैं, हमारी ये अपील है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऑफिसर रजिस्ट्रार है और कंट्रोलर एग्जामिनेशन है वो लद्दाखी होना चाहिए। यहाँ पे अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को सारी जिम्मेदारियां दे करके रखी हुई है, और हम ये देखते हैं कि मिसाल के ऊपर लेवल 10 के ऑफिसर्स को लेवल 14 की पोजीशन दे करके रखी है। और हमें ये जो 2 ऑफिसर्स हैं इनका लद्दाखी हो सकते हैं, लद्दाखी होने चाहिए, और इसमें लद्दाखी रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत लाजमी है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि लद्दाख के इस करंट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी में भी करगिल कैंपस जो है बहुत बड़े डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। हम देखते हैं यहाँ प्रोजेक्ट्स, फंडिंग और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। हमने देखा कि पिछले कई सालों से ना एकेडमिक काउंसिल की यहाँ मीटिंग हमने देखी है,
ना यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग देखी है, कोई मीटिंग्स ही नहीं हो रही है कि कैसे इन यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड किया जाए, कैसे इस कैंपसेस को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और हमने ये भी हम देख रहे हैं कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसाइड होनी चाहिए। यहाँ पे वो चीज़ें बहुत कम है, खासकर जो है जो 6 कॉलेजेस हैं उन 6 कॉलेजेस का जो हाल है वो भी बहुत खस्ता हाल है। कॉलेजेस की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कॉलेजेस इग्नोर हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से यहाँ पे कोई जो है उसमें डेवलपमेंट की बात सही मानों में नहीं हो पा रही है। एक इशू जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है हमारे कॉस्ट के से वाबस्ता जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और कॉस्ट से रिलेटेड है कि अभी आपको मालूम है कि कॉस्ट पहले यहाँ करगिल में केवीके के तकरीबन 5 सेंटर हुआ करते थे और यहाँ पे जो है वो एक बाज़ाब्ता इनका एक कैंपस भी था जो चल रहा था। लेकिन अभी हाल ही में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि इसको लद्दाख यूनिवर्सिटी में मर्ज किया जाए। और जैसा कि आपको मालूम है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी का अपना स्टेटस का भी कुछ अता पता नहीं है, तो ऐसे में ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कॉस्ट कश्मीर में उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। और अगर उनको जो एडमिशन से बाहर रखा गया है और नॉन लोकल और जो एनआरआई लोग हैं उनके तर्ज पे मेरिट बेस पे एग्ज़ाम होता है और तकरीबन उसके लिए एक लंबी चौड़ी फीस इनको देनी पड़ती है। 1,60,000 जो है पर ईयर जो है इनको वो फीस देनी पड़ती है। और यहाँ जो है पीजी और ग्रेजुएशन के लिए ये लद्दाख में कोई ऐसा प्रोविज़न भी नहीं है। इसके अलावा लद्दाख यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ जो हमें इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स ने, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन होता है, लेकिन इसके अलावा वेटरनरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, सीरीकल्चर और एग्री इंजीनियरिंग वगैरह के लिए अभी तक यहाँ कोई एडमिशन नहीं होता है। तो आप मुझे खुदा ये बताइए कि 6 साल जो आप लोगों ने यूटी बनने के बाद जो इतने फंडिंग का दावा किया, इतना आप लोग जो है वो डेवलपमेंट का दावा करते हो, आप सड़कों की बातें करते हो, यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ एयरपोर्ट सही से जो है वो कनेक्टेड नहीं है, यहाँ के यूथ्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, यहाँ के लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप लोग लद्दाख जो है वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बात बताना बहुत ही लाजमी है। एक जो अहम इशू है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का इशू है। कॉन्ट्रैक्टर्स का इशू ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे स्कूल्स, हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह को सीबीएसई के पैटर्न पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए का ऐलान किया और बाद में सिर्फ 20 लाख दे करके बहुत सारे अभी जो करंटली हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स तकरीबन 32 करोड़ की लाइबिलिटी लैंड करगिल में वो उससे जूझ रहे हैं। और उसके बाद ये भी है कि ऑल ओवर लद्दाख में इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स डिफरेंट फील्ड्स में तकरीबन 250 करोड़ की लाइबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से बताया गया कि 250 करोड़ की लाइबिलिटी अभी है। तो और पहले जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ ठेकेदार जो है इतने बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स नहीं है कि जो बड़े बड़े ठेके वो ले सकें। लेकिन अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 10-20 करोड़ 50 करोड़ के ठेके का जो टेंडर होता है और हमारे जो ठेकेदार जो है उसमें फाल नहीं हो पाते हैं एक्सपीरियंस की वजह से। तो हमारी ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि लद्दाख के कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए और ये एक लंबे समय से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की डिमांड थी। लेकिन यहाँ ये होता है कि लद्दाख के कॉन्ट्रैक्टर्स के बजाय बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और सिस्टमेटिकली लद्दाख के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ये ज्यादती होती है। तो मेरी यूटी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि लद्दाख के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ये जो ज्यादती हो रही है, ये ज्यादतियों का सिलसिला जो है फिल फोर बंद होना चाहिए। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे हम आइंदा आने वाले टाइम पे बात करेंगे। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं समझता हूँ कि ये मैं बहुत तेज़ी से कोशिश की कि इन तमाम मसाइल को समेट लूँ और इसमें जो अभी लद्दाख के लोग फेस कर रहे हैं ये जो इश्यूज़, उसमें सरकार को ये देखना चाहिए कि हमने ज़मीन पे उतर के कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। मैं पॉजिटिवली ये कहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब के
नोटिस में इनमें से बहुत सारे इश्यूज नहीं पहुंचे होंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो उनके एडवाइजर्स हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, तो उनको कम से कम इन चीजों को हल करने की कोशिश करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी आपको करनी होगी, करनी पड़ेगी। और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच आपने शुरू करके रखा, उस डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को बंद किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि लेह से डॉक्टर्स जो है वो करगिल जो है वो नहीं जो है आ सकते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। तो ये कैसी बात हुई कि वो आना नहीं चाहते हैं? और हमारे यहाँ से करगिल से बहुत सारे लेक्चरर्स को ट्रांसफर करके लेह भेजा जाता है, पुलिस को ट्रांसफर करके लेह भेजा जाता है, और दूर दराज इलाकों में उनको ट्रांसफर किया जाता है। और लेह से बहुत सारे लोगों को यहाँ जब ट्रांसफर किया जाता है, उनको अप्रोच लगा करके अटैच करके वापस या तो वहां लिया जाता है या सिटी के आसपास के इन इलाकों में रखा जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच बिल्कुल बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा चीजें हम नोटिस कर रहे हैं, और ये जातियों का सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए। और अभी जो ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का भी कम से कम कोई हल निकलना चाहिए। या तो इसको लद्दाख यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, और जो सिंधु यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है। और अगर सिंधु यूनिवर्सिटी अभी आपने लेह में सिंधु यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश की है, अभी आप देखेंगे कि CIBS भी अभी लेह के अंदर है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सवा रिक्पा जो यूनिवर्सिटी है, या मेडिकल कॉलेज का भी अभी अनाउंसमेंट हुआ, वो भी लेह में अनाउंसमेंट हुआ है। तो मेरी अपील है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, इसको करगिल में एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इनरोलमेंट भी ज़्यादा है। इवन लेह कैंपस का भी इनरोलमेंट मेजॉरिटी जो है करगिल में है। तो करगिल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें मैं उम्मीद करूँगा कि अभी हमारे VC साहब ने बड़ा दावा किया है कि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ाऊंगा। तो हम आइंदा आने वाले मौकों पे देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी का दावा सिर्फ लिप सर्विस है कि प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तक तो हमने जितना भी देखा है सिर्फ झूठे वादे, तसल्लियां, और उसके बाद जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो है वो बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं देखा है। प्रैक्टिकली हमने बहुत कम होते हुए देखा है। इसीलिए सारी चीज़ें हम कह रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां 20 स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन आप देखें सांको शुरू जैसा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एक कॉलेज एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। टुकटाक्षी वगैरह में जो है वो एक कॉलेज एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद भी, जो एस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के। और आप देखें ये रोड अभी तक जो हनू तुर्तु रोड है, ये 1 साल के अंदर खुलने की बात हुई थी, अभी तक नहीं खुल रहा है। MRI अभी तक नहीं आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे तकसीम हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट्स में इस करगिल के इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को डिवाइड किया गया और महरूम रखा गया और ज्यादती हुई, और इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और मैं तो खुल के कहूँगा कि ये जानबूझ के जो मजहब के आधार पे डिस्ट्रिक्ट्स का बंटवारा जो है बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। हमारे इस रीजन में सांकू सुरू करसे इलाका जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ के लोगों को भी गवर्नेंस चाहिए, उनको भी डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलना चाहिए। और ये शकर चिकतन, शरगोल, बटालिक, इन एरियाज को भी, और बुद्ध खरबू, इन एरियाज को भी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।